हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एमओ स्काईरा एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स. Yes guys, and what we are going to study today, we are going to study today the friction chapter again, and it is the part 4 of the friction chapter. Okay guys, what is it? It is the part 4 of the friction chapter. So let's start now it. And you of course know it is for the standard 8th. So standard 8 स्टूडेंट्स के लिए ये वाला टॉपिक है हमारा पार्ट 4 ऑफ द फ्रिक्शन चैप्टर. फ्रिक्शन चैप्टर का पार्ट 4 हम लोग को इसमें स्टडी करना है. तो स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन के पार्ट 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है. एंड पहले एक रिव्यू देख लेते हैं कि पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा. तो गाइज इन द पार्ट 3 वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉलोइंग टर्म. हम लोग कुछ फॉलोइंग टर्म के बारे में पढ़े हैं और वो फॉलोइंग टर्म्स क्या क्या थे. स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे. तो इसका एक फार्मूला कैलकुलेट करके निकाले थे. Fs इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन. म्यू एस इंटू एन ये फार्मूला आया था हमारा. अब यहाँ Fs क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन. म्यू एस क्या है गाइस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. एंड एन क्या है, वेट ऑफ द बॉडी. आप इसी को चाहो तो ये भी फार्मूला लिख करके यूज कर सकते हो. म्यू एस इंटू एम जी. एम जी क्योंकि एन के इक्वल होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल होता है. फिर हमने पढ़ा था इसका टाइप्स में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन ओके गाइस. उसके बाद फिर हम लोग मूव कर गए थे काइनेटिक फ्रिक्शन पे. तो काइनेटिक फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में कि एफ के इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है. तो इसका फार्मूला था हमारा म्यू के इंटू एफ, दैट इज म्यू के इंटू एफ. एफ यहाँ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स था, तो यू कैन ऑल्सो टेक इट एज म्यू के इंटू एम इंटू ए. मास इंटू एक्सेलरेशन भी आप ले सकते हो. और फिर इसके टाइप्स को हमने पढ़ा था. दो टाइप इसका आता है. एक क्या आता है गाइस, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. और दूसरा हमारा इसमें क्या आता है इसका टाइप्स में गाइस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो ये दो तरह के टाइप्स थे इसके, जिन दोनों को हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 3 में. तो पार्ट 3 में ओवरऑल ये सब टर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है. अगर आपने पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देख लेना, चैनल में देख लेना, या चैनल के प्लेलिस्ट में, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हो. ओके गाइस, तो पार्ट 3 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, तो आप वहां से देख लो. ओके, तो हम लोग भी कल स्टडी करने जा रहे हैं फ्रिक्शन चैप्टर को. तो फ्रिक्शन चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 4 में आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं ये देखते हैं. तो पार्ट 4 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि ये जो फ्रिक्शंस हैं, ये फ्रिक्शंस कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज किया जाता है. साथ ही साथ हम लोग यहाँ ये भी देखने वाले हैं कि ये फ्रिक्शन हम लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है और कैसे हार्मफुल है. ओके गाइस, तो इन चीजों का स्टडी करने वाले हैं हम लोग. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक आज लिया, हाउ द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज. हाउ द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज. इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है. तो देखो बच्चों, जब हम लोग को फ्रिक्शन इंक्रीज करना हो, क्या करना हो, फ्रिक्शन इंक्रीज करना हो, तो ऑफ कोर्स उसके इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को उसके सरफेस के बीच कुछ ऐसा करना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो एक्ट होता है वो तो सरफेसेस के बीच एक्ट होता है. सो दैट्स बी भाई हैव टू डू समथिंग इन द बिटवीन द देयर लेयर, between their surface areas. Okay, so what can we do first? First thing that we can do in the friction, that we can make the surface rough. हम लोग सरफेस को क्या बना देंगे, रफ बना देंगे. जितना ज्यादा वो रफ रहेगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा एग्जर्ट होगा. जैसे आप कंसिडर करो एक स्मूथ सरफेस का और एक कंसिडरेशन करो रफ सरफेस का. तो ऑफ कोर्स है किसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा, रफ वाले सरफेस में. ये रफ वाला सरफेस का कंडीशन है और ये स्मूथ वाले सरफेस का कंडीशन है, तो रफ वाले में ज्यादा फ्रिक्शन होगा गाइस. ओके, तो ये हमारा सबसे पहला कंडीशन हो गया कि वी कैन मेक द सरफेस रफ. सरफेस को रफ बना दो. रफ बना देने का मतलब ऊंचा नीचा, उबड़ा खबड़ा इस तरह का बना दो. तो रफ जैसे ही बनाओगे तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा. एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो टोटल फ्रिक्शन का वैल्यू है वो भी हमारा हाइयर आएगा, इंक्रीज आएगा. सेकेंड थिंग दैट वी कैन डू हियर, हम लोग यहाँ सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं,
वी कैन इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी, इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी, इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि बॉडी के वेट पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। बॉडी का वेट जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, तो बॉडी का वेट आप इंक्रीज कर दो। जैसे अगर पहले कोई बॉडी जो है वो इतने कम मास का था जिसको स्लाइड करके ले जाया जा रहा था, तो अब इसी के ऊपर और बॉडी प्लेस कर दो, तो अब स्लाइड होना इसका मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका जो है फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ओके गाइस, क्या इंक्रीज हो जाएगा? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट कि वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। तीसरा क्या है? तो तीसरा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बाय मेकिंग द सरफेस ड्राई, मेकिंग द सरफेस ड्राई। सरफेस को आप ड्राई बना लो, तो ड्राई बना करके यहाँ पे हो सकता है सरफेस को ड्राई बनाना मतलब सूखा हुआ बना देना। अब यहाँ सूखा हुआ और गीला का क्या केस देगा? तो देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के सरफेस पे थोड़ा ऑयल वगैरह पुट कर देते हैं ताकि उससे फ्रिक्शन कम हो जाए। तो आपको इस केस में क्या करना है, ऑयल को हटा देना है, मतलब उस सरफेस को बिल्कुल ड्राई जैसा बना देना है, सूखा हुआ जैसा बना देना है। तो जब वो ड्राई हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? हाइयर हो जाएगा। तो अभी तो हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, तो सरफेस को हमें कैसा बनाना पड़ेगा? ड्राई बनाना पड़ेगा। तो वी कैन मेक द सरफेस ड्राई, सरफेस को हम लोग ड्राई बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है गाइस हमारा? और नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया एट सरफेस पे जो कॉन्टैक्ट एरिया है उस कॉन्टैक्ट एरिया को इंक्रीज कर दो। तो जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा फ्रिक्शन भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जैसे इसका एग्जांपल आपने देखा है कि अगर कोई व्हील बेस्ड कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें चक्का लगा हुआ, तो कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है, इस वजह से फ्रिक्शन कम होता है। तो आप इसको क्या करो, तो इसमें से व्हील हटा दो, तो व्हील जैसे ही हट जाएगा तो वो पूरा लाई डाउन हो जाएगा ऐसे सरफेस पे, एंड लाई डाउन हो जाएगा तो इसका सरफेस एरिया ये इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले व्हील पे था, लेट सपोज ये कोई बॉडी था या ये कोई बैगेज था जिसको हम लोग एक व्हील पे खींच रहे थे, तो इस व्हील की वजह से यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया कम था गाइस। अब जैसे इस व्हील को हटा देंगे तो क्या होगा, ये पूरा लाई डाउन कर जाएगा इस पे, पूरा लाई डाउन कर जाएगा तो इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, एंड ड्यू टू हाई कॉन्टैक्ट एरिया फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग फ्रिक्शन को, कॉन्टैक्ट एरिया को इंक्रीज करके भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट एरिया को क्या बढ़ा देना है? क्या कर देना है? बढ़ा देना है। ओके गाइस, अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगला पॉइंट लिख सकते हैं बाय रिमूविंग द lubricants or any other grease or oil from the surface पर से किसी भी तरह का ऑयल या ग्रीस या लुब्रिकेंट्स को हटा करके। अगर किसी सरफेस पे ग्रीस, ऑयल या लुब्रिकेंट्स है तो वहां पे ये चीज स्मूथ हो जाएगा और ज्यादा स्मूथ होकर के रन करेगा। तो इसलिए इसको क्या कर देना है? इन चीजों को हटा देना है बाय रिमूविंग दीज थिंग्स। तो इन चीजों को रिमूव करके फिर फ्रिक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग लुब्रिकेंट्स वगैरह जो होता है क्या होता है, तो उसके फ्रिक्शन को कम करता है। तेल जैसा कोई सब्सटेंस होता है ना, ग्रीस भी वैसा ही एक सब्सटेंस है, चेन वगैरह में डाला जाता है, साइकिल के चेन में, ऑयल वगैरह भी ऐसा ही है। तो इन चीजों को अगर हम वहां से हटा दें तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का ये तरीका हो गया हमारे पास। ये 5 तरीका है जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया गाइस। दिस इज फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द फ्रिक्शन, इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन को। अब फ्रिक्शन को हम लोग देखते हैं कि डिक्रीज कैसे किया जा सकता है। व्हाट आर द मेथड्स टू डिक्रीज द फ्रिक्शन? हम लोग क्या क्या करें ताकि फ्रिक्शन जो है डिक्रीज हो जाए। तो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए जस्ट हम लोग जो भी करने वाले हैं इसका अपोजिट थिंग करने वाले हैं। तो लेट सपोज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हाउ द फ्रिक्शन कैन डिक्रीज। इंक्रीज छोड़ के हम क्या जानना चाहते हैं? हाउ द फ्रिक्शन कैन डिक्रीज। डिक्रीज वाला टर्म हम लोग जानना चाहते हैं। ओके गाइस, क्या जानना चाहते हैं कि हाउ द सरफेस एरिया, हाउ द फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज। सरफेस एरिया जो वहां कांटेक्ट का था उसके बीच जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था उस फ्रिक्शन को कैसे कम करें, कैसे उसको मिनिमम करें, कम से कम ला दे उसको। तो कम से कम लाने के लिए हम लोग को उसको डिक्रीज करना होगा। अब डिक्रीज करने के लिए क्या टर्म करेंगे? तो गाइस देखो, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसी में एडिट कर दे रहा हूँ। आप क्या करना, अपना नोटबुक या आप जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें आप इसको दोबारा लिख लेना इस टॉपिक को कि हाउ द फ्रिक्शन कैन डिक्रीज। अब वाला टॉपिक लिख लेना डिक्रीज। तो डिक्रीज में भी यही कुछ मेथड्स फॉलो होंगे। पहला क्या होगा? वी कैन मेक द सरफेस
रफ के जगह क्या हो जाएगा, स्मूथ। सरफेस को रफ नहीं बनाओ बल्कि सरफेस को कैसा बना दो, स्मूथ बना दो। तो ऑफ कोर्स रफ था अगर तो इंक्रीज हो रहा था फ्रिक्शन, तो अब ये स्मूथ है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्रिक्शन। तो अभी यहाँ पे डिक्रीज होने का ये कंडीशन हो गया, क्राइटेरिया हो गया कि हाउ वी कैन डिक्रीज। अगला क्या होगा, वी कैन इंक्रीज द वेट ऑफ जो बॉडी था उसके जगह क्या हो जाएगा, वी कैन डिक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी को थोड़ा कम कर दो, डिक्रीज कर दो, ऊपर से हटा दो कुछ बॉडीज को, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों, है ना। तो फ्रिक्शन को कम करना है तो वी कैन डिक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी। अगला क्या है, अगला हम लोग यहाँ पे देखे हैं बाई मेकिंग द सरफेस ड्राई। तो सरफेस को ड्राई बनाने की जगह कैसा बना दो, वेट बना दो, गीला बना दो। आप देखे होगे गीला सरफेस होने का मतलब भींगा हुआ सरफेस होना। तो कई बार होता है ना कि फ्लोर वगैरह जो होता है हमारा, जो मार्बल वाला फ्लोर होता है या सीढ़ी होता है, अगर वो सीढ़ी गीला हो और हम लोग उस पर जल्दी जल्दी उतर रहे हो तो क्या होता है, हमारा पैर फिसल जाता है। क्यों पैर फिसल जाता है, रीजन ये है ना एक्चुअली कि जब वो गीला हो गया, वो मार्बल, वो फ्लोर, वो सरफेस, तब वहां पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया। एंड फ्रिक्शन कम हो गया तो हमारा जब पैर वहां पे रख रहे हैं तो पैर वो अच्छे से पकड़ में नहीं आ रहा है, पैर अच्छे से उस सरफेस को कैच नहीं कर रहा है, और इस वजह से हमारा पैर फिसल जाता है एंड फाइनली हम लोग गिर जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए अगर डिक्रीज करना हो तो डिक्रीज करने के लिए सरफेस को कैसा बनाना पड़ेगा, वेट बनाना पड़ेगा। वेट मतलब गीला, तो गीला बनाना पड़ेगा। अगला प्रोसेस हम लोग फिर क्या कर सकते हैं गाइस, तो अगला प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं बाय इंक्रीज द कांटेक्ट एरिया ऑफ द सरफेस जो था उसके जगह बाय डिक्रीजिंग द कांटेक्ट सरफेस एरिया। कांटेक्ट सरफेस एरिया को आप डिक्रीज कर दो, कम से कम कर दो। अब कम कैसे करोगे, व्हील वगैरह लगा करके। अगर वहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप करा रहे थे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन करा दो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो उसमें व्हील जैसे ही आप एडजस्ट करोगे तो कांटेक्ट एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एंड कांटेक्ट एरिया अगर लेस हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब लास्टली फिर आप क्या कर सकते हो गाइस, बाय रिमूविंग द लुब्रिकेंट जो था, तो रिमूविंग द लुब्रिकेंट की जगह क्या कर देंगे हम लोग, बाय एडिंग द लुब्रिकेंट और एनी अदर ग्रीस और एनी अनदर ऑयल टू द सरफेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ ऐड करने वाले हैं वही ग्रीस या वही लुब्रिकेंट्स को और ज्यादा ऐड कर देंगे। तो जैसे आप चेन वगैरह में देखते हो, साइकिल का जो चेन होता है अगर उसमें लुब्रिकेंट्स और डाल दिए जाए तो वो इजी चलता है, इजीली वो रन करता है ना। या फिर किसी बाइक वगैरह में ही ऑयलिंग या ग्रीसिंग या लुब्रिकेंट्स कर दिया जाए तो वो इजी होता है। आप इनफैक्ट कैरम का भी एग्जांपल ले सकते हो गाइस, जो कैरम आप लोग प्ले करते हो, खेलते हो, तो कैरम खेलने के पहले वो जो लकड़ी का कैरम बोर्ड होता है तो वो बोर्ड रफ रहता है, तो आप क्या करते हो उस पर पाउडर थोड़ा डाल देते हो, तो पाउडर जो है उसमें क्या करता है, तो उसमें एक फिसलने जैसा लुब्रिकेंट जैसा काम करता है। लुब्रिकेंट जैसा काम करने की वजह से फिर आप जब उस पर स्ट्राइक करते हो कैरम बोर्ड पे तो स्ट्राइकर बहुत फास्टली इधर इधर मूव करता है और उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इस तरह से फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का तरीका जान सकते हैं। तो जो इंक्रीज करने का तरीका था, जो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का तरीका था, उसी का उल्टा टॉपिक्स ले लो तो क्या चीज के लिए हो जाएगा, डिक्रीज करने के लिए हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया। इंक्रीज के लिए सरफेस एरिया को रफ बनाते थे, डिक्रीज के लिए सरफेस एरिया को स्मूथ बनाएंगे। इंक्रीज के लिए सरफेस एरिया के मिल गए वेट ऑफ बॉडी को इंक्रीज कर देते थे और डिक्रीज के लिए वेट ऑफ द बॉडी को डिक्रीज कर देंगे। फिर इंक्रीज के लिए सरफेस को ड्राई बनाते थे और डिक्रीज के लिए सरफेस को गीला बना देंगे, वेट बना देंगे। इंक्रीज के लिए कांटेक्ट एरिया ऑफ द सरफेस को इंक्रीज करते थे, डिक्रीज के लिए कांटेक्ट एरिया को डिक्रीज कर देंगे, है ना। इंक्रीज के लिए लुब्रिकेंट्स या ग्रीस या ऑयल को रिमूव कर देते थे और डिक्रीज के लिए इसी को ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अब मैं इसको इरेज करता हूं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक सो दैट योर नोट्स कुड बी कंप्लीट। ओके, सो आई एम इरेजिंग इट गाइस। ओके गाइस, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फ्रिक्शन कैसे हम लोग के लिए अच्छा भी है और खराब भी है, इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। ओके, सो वी आर टेकिंग द टॉपिक हाउ द फ्रिक्शन इज फ्रेंड और foe।
कैसे ये हमारे लिए फ्रेंड है और कैसे फो है। फो कहते हैं यूजुअली हम लोग ऐसे चीजों को जो हमारे लिए बेकार हो, खराब हो। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एनिमी। हाउ द फ्रिक्शन इज फ्रेंड और हाउ द फ्रिक्शन इज एनिमी। सॉरी, फ्रेंड का स्पेलिंग में आर छूट गया था गाइस। तो कैसे फ्रिक्शन जो है वो एनिमी है हमारे लिए और कैसे फ्रिक्शन जो है वो फ्रेंड है हमारे लिए। तो कहीं कहीं पे फ्रिक्शन हम लोग के लिए अच्छा भी साबित होता है क्योंकि वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और कहीं कहीं पे ये फ्रिक्शन हमारे लिए एनिमी भी साबित होता है, बेकार भी साबित होता है क्योंकि ये हम लोगों के लिए खराब होता है। ओके, तो यही हमने टॉपिक लिया है कि हाउ द फ्रिक्शन इज फ्रेंड और फो। कैसे ये फ्रेंड है और कैसे ये फो है। फो मतलब एनिमी, कैसे ये एनिमी है। यही टॉपिक इस तरह से भी लिखा जा सकता है गाइस, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि why the friction is sometime helpful and sometime harmful। कभी कभी ये हेल्पफुल होता है और कभी कभी कैसा होता है, हार्मफुल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब ये टॉपिक हम लोगों को देखना है। कभी कभी ये हार्मफुल क्यों होता है, कभी कभी हेल्पफुल क्यों होता है ना। तो कभी कभी ऑफ कोर्स हेल्पफुल होता है। जिस समय हमारे लिए फ्रिक्शन फ्रेंड जैसा रहेगा हेल्पफुल होगा, जिस समय फ्रिक्शन एनिमी जैसा होगा उस समय हार्मफुल होगा। बट क्यों, ऐसा क्यों हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल है, क्यों कंसिडर करते हैं। तो चलिए इस चीज को देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं कि कैसे ये हमारे लिए फ्रेंड होगा एंड कैसे ये हमारे लिए एनिमी होगा। ओके गाइस, सो लेट्स सी इट। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पहला, जैसे कि कैसे ये फ्रेंड होगा, दैट मीन्स कैसे ये हेल्पफुल होगा इस कॉलम में, और इस कॉलम में देखेंगे कि कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। ओके, तो ये हेल्पफुल इसलिए है बिकॉज इट हेल्प्स टू, ये बिकॉज लिखा हुआ है शॉर्टकट में, यू कैन राइट इट द कंप्लीटली BECAUSE, बिकॉज आप ये पूरा भी लिख सकते हो। तो बिकॉज इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को रोकने में क्योंकि हेल्प करता है, इसलिए ये क्या है हमारे लिए फ्रेंड है। क्योंकि नहीं रोकेंगे अगर किसी बॉडी को तो फिर वो चलते ही जाएगा और हम लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये रोकने में हेल्प करता है, बिकॉज इट हेल्प इन स्टॉपिंग अ बॉडी, सो वी कुड प्रिवेंट द एक्सीडेंट। तो ताकि हम लोग का एक्सीडेंट जो है वो प्रिवेंट हो सके, रुक सके, एक्सीडेंट ना हो सके। ठीक है गाइज, इसलिए ये हमारा फ्रेंड है, हमारे लिए अच्छा है। बट यही चीज अगर करता है ये अननेसेसरी टाइम में, जिस समय हम लोग का मर्जी नहीं हो, तो ये हमारे लिए दुश्मन है। तो बिकॉज इट स्टॉप्स द मूविंग बॉडी and use the energy as a waste। क्योंकि यही कभी कभी रोक देता है जब बॉडीज को, तो वो हमारे लिए एनर्जी वेस्ट करना कहला जाता है। कभी कभी तो ये रोकता है तो बहुत अच्छा है कि एक्सीडेंट से बचाने के लिए रोका। जैसे यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, आप बाइसाइकिल चला रहे हो, ओके, एंड सामने से कोई आदमी आ गया, कोई बच्चा ही आ गया खेलते हुए, तब उस समय आपको ब्रेक लगाना होता है। तो ब्रेक लगाओगे तो फ्रिक्शन होगा, तो वहां पे अच्छा हुआ आपके लिए कि साइकिल रुक गया, बच्चे के एक्सीडेंट होने से रुक गया, कोई दूसरा आदमी जो ओल्ड एज पर्सन जा रहा था उसका एक्सीडेंट होने से बच गया। लेकिन कभी कभी यही चीज क्या होता है, बॉडी को अननेसेसरली स्टॉप कर देता है, हम लोग नहीं भी चाहते हैं तब भी। जैसे ब्रेक में कुछ खराबी आ गया है ना, या उसका वायर वगैरह किसी तरह से अटक गया, तो वंस आप ब्रेक को दबाए तो ब्रेक अब वो दबा हुआ ही रह गया थोड़ा कुछ, तो वो फ्रिक्शन कंटिन्यू रह जाएगा। या फिर सरफेस ही रफ है, सरफेस यानी रोड रफ है, तो रफ सरफेस पे आप साइकिल चला रहे हो तो आप सोचोगे क्या कि 1-2 बार पैडल मार दे और आराम से चलता रहे जैसे प्लेन सरफेस पे चलता है। लेकिन वैसा होगा नहीं, आपको हर अप डाउन के लिए आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने अंदर का एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा।
तो वो एनर्जी आप लगा रहे हो, लगाने की वजह से साइकिल आपका तेज हो रहा है लेकिन फिर स्लो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो रफ है। तो ऐसे टाइम में आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि ये फ्रिक्शन ये हमारे लिए तो एनिमी है, ये हमारा जो मूविंग बॉडी था, जो साइकिल का मूवमेंट हो रहा था, उसको ये बार बार रोक दे रहा है। रोक दे रहा है तो हमारा एनर्जी को क्या कर दे रहा है? वेस्ट कर दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। इसलिए यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि ये फ्रिक्शन जो हुआ ये हमारे लिए क्या हो गया? हार्मफुल हो गया। तो आप ऐसा सोचोगे। तो ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ये अननेसेसरली भी कभी कभी रोक देता है, कभी कभी नेसेसरली रोकता है ना, जिस समय हम लोग को एक्सीडेंट वगैरह से प्रिवेंट होता है। तो एक तरह से हेल्पफुल हुआ और एक तरह से हार्मफुल हुआ। फिर देखते हैं दूसरा क्या है? बिकॉज इट हेल्प्स टू होल्ड अ बॉडी या ग्लास। आप यहाँ बॉडी को ग्लास लेकर समझ सकते हो। तो जैसे ग्लास को या इस मार्कर को ही हम लोग ऐसे होल्ड किए हुए हैं, तो किस वजह से होल्ड किए हुए हैं? क्योंकि इसके सरफेस और मेरे उंगली के सरफेस के बीच का यहाँ पे एक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। तो दिस फ्रिक्शन हेल्प्स टू होल्ड दिस बॉडी इन माय हैंड। बट यही हमारे लिए फिर एनिमी क्यों हो जाएगा? बिकॉज it don't let slide the body easily। अब जिस समय आप चाह रहे हो कि नहीं ये बॉडी स्लाइड करके जाए, उस समय ये होल्ड हो जाए, तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे ना कि हाँ ये मेरे लिए क्या हो गया? एनिमी हो गया। जैसे जिस समय आप स्लाइड कराना ही चाह रहे हो, स्लाइड कराना कब चाहोगे? पिचकारी वगैरह आप सपोज करो पिचकारी है, तो पिचकारी में उसका जो पिस्टल होता है उसको स्लाइड कराते हो इस पाइप के ऊपर, तो पाइप में स्लाइड होता है, तब इधर से पानी जो है निकल के बाहर जाता है, तो वहां पे आप स्लाइड कराना चाहते हो। मोटरसाइकिल का जो जैक है जो आगे व्हील में लगा हुआ होता है, या बाइक्स में या साइकिल में, आपके सिंपल साइकिल में भी जैक होता है जो पंप करता है, तो उसमें क्या होता है? वो स्लाइड करता है, एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर ऐसे घुस के स्लाइड करता है। तो उस समय वहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो कम रहना चाहिए, कम रहेगा तभी अच्छे से स्लाइड करेगा। अगर कम नहीं रहा, ज्यादा रहा, तो ये इसको इजिली स्लाइड होने नहीं देगा, और स्लाइड होने नहीं देगा तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? एनिमी कहलाएगा, हार्मफुल कहलाएगा। और यहाँ स्लाइड होने नहीं दे रहा था तो यही हेल्पफुल था। क्यों? क्योंकि यहाँ स्लाइड नहीं होने दे रहा था तो हम लोग उस चीज को होल्ड कर पा रहे थे, पकड़ पा रहे थे। तो यहाँ पे यही हेल्पफुल था, स्लाइड नहीं होने दे रहा था तो, और यहाँ यही क्या हो गया? हार्मफुल हो गया। मीन्स व्हाट? इन दोनों पॉइंट से इतना अभी तक तो क्लियर हो गया है कि फ्रिक्शन को हम लोग एनिमी तब समझते हैं जब हमारे लिए वो गलत काम करता है। गलत काम करने का मतलब हम चाह रहे होते हैं कुछ और कर देता है कुछ और, तब उस समय हमारे लिए फ्रिक्शन एनिमी हो जाता है। और अगर हम लोग चाह रहे होते हैं कि हाँ ये नहीं फिसले, होल्डेड ही रहे, उस समय हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है ना। तो ऐसा ये दोनों में मतलब लगा रहेगा, और ये यूजुअली हैपेंस होता ही है, क्योंकि हर बार हर चीजें जो है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग तो नहीं होती है ना। जैसे कई बार होता है बच्चों कि हम लोग की मर्जी होती है हम खेलें, लेकिन उसी समय पापा आ जाते हैं घर पे, आ जाते हैं तो पापा के सामने तो अब खेल नहीं सकते, तो पढ़ना पड़ता है। तो उस समय पापा को क्या समझने लगते हो? एनिमी। क्यों आ गए पापा? नहीं आते ज्यादा अच्छा रहता, अभी 1 घंटा लेट से थोड़ा आते हैं, हम थोड़ा और खेल लेते, लाइक दैट। तो जैसे आप वहां पे कंसिडरेशन करते हो उसी तरह से यहाँ पे है, ये कभी हमारे लिए हेल्पफुल भी है, उसी फेनोमिना के लिए, उसी प्रॉपर्टीज के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पे बॉडी को रोक रहा था उसी के लिए हेल्पफुल था, और यहाँ पे बॉडी रोक रहा है उसके लिए एनिमी है। यहाँ पे बॉडी को होल्ड करने में हेल्प कर रहा था इसके लिए हेल्पफुल था, यहाँ पे बॉडी को होल्ड कर दे रहा है, स्लाइड होने नहीं दे रहा है, उसके लिए हार्मफुल है ना गाइस। तो ये हमारा एनिमी और फ्रेंड का क्राइटेरिया चलता रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? बिकॉज इट कैन प्रिवेंट द मूवमेंट, so we do not fall easily। क्योंकि ये मोशन को प्रिवेंट करता है तो हम लोग जल्दी गिरेंगे नहीं। किसी स्मूथ एरिया पे भी, कोई मार्बल लगा हुआ वाला सीढ़ी टाइप भी है, उस पे भी बहुत फास्टली चढ़ जाएंगे, बहुत फास्टली उतर जाएंगे।
क्योंकि ये मूवमेंट को रोकेगा प्रिवेंट करेगा, तो हम लोग गिरेंगे नहीं। तो हम लोग जान रहे हैं कि नहीं गिरेंगे तो इजिली चढ़ जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, बिकॉज इट डोंट लेट अस slide to move fastly from one point to another point, अब देखो कभी कभी आप जानते हो कि स्लाइड होकर के भी कोई बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, तो क्योंकि ये मोशन को प्रिवेंट करता है तो स्लाइडिंग टाइप वाले मोशन को भी प्रिवेंट करेगा, है ना। जैसे आप जिस समय वाटर पार्क वगैरह जाते हो तो आप क्या देखते हो, आपके पास एक टनल लंबा सा बड़ा सा होता है, और टनल पे आप ऊपर से सूं करके आप नीचे तक पूरा जाना चाहते हो कि हम चलते चले जाएं आगे बढ़ते चले जाएं, बट वहां पे वो आपको स्लाइड होने से कभी कभी रोक देता है। अगर वाटर का फ्लो अच्छे से नहीं रहता है तो, या सरफेस स्मूथ नहीं रहता है तो वहां पे आपको थोड़ा रोक देता है। तो उस समय आपको यही गुस्सा आता है, इसी चीज के रिगार्डिंग आपको लगता है कि ये एनिमी हो गया हमारा फ्रिक्शन। और यहाँ पे जब आपको फिसलने से रोक रहा था, गिरने से रोक रहा था, तब आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है भाई, फ्रिक्शन हमको गिरने से बचा लिया, गिरने से रोक लिया। तो दैट्स वाई यहाँ फ्रिक्शन को आपका देखने का नजरिया कैसे है उस बेसिस पे डिपेंड करता है। तो आप किसी भी बेसिस पे इसको फ्रेंड लिख सकते हो, किसी भी बेसिस पे इसको एनिमी लिख सकते हो। फ्रेंड या एनिमी लिखने के लिए कोई अलग अलग पॉइंट्स होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। किसी चीज को इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है कि आप उससे चाह क्या रहे हो और आपको मिल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन को फ्रेंड या फो मानते हैं। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हम लोग आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, और अगले क्लास में यानी कि एक पार्ट 5th भी इसका आएगा फ्रिक्शन का। तो पार्ट 5th में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पार्ट 5th में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड के फ्रिक्शन को, फ्लूइड के फ्रिक्शन को पढ़ने वाले हैं। एंड फ्लूइड का फ्रिक्शन हमारा लास्ट होगा, टॉपिक का, चैप्टर का लास्ट होगा गाइस। तो फ्लूइड का फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसमें, और कुछ मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि फ्लूइड के फ्रिक्शन की वजह से हम लोग वहां पे बॉडी का क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या मैकेनिज्म बनाते हैं, ताकि वो बॉडी जो है उस फ्रिक्शन को भी पार करता हुआ आगे मूव कर जाए। दैट इज कॉल्ड, हम लोग उस थिंग को क्या कहते हैं, वैसा जो बॉडी बनाते हैं उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस बॉडी को कहते हैं स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही हमारा फ्रिक्शन में स्टडी करना था आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के बीच शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे कमेंट में भी बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सो बाय बाय गाइस।